ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के समास के बारे में बताऊंगी। समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, समास के जो भेद हैं उसको ट्रिक के द्वारा याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी और जितने भी समास है सारे मैं ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं समास से जो क्वेश्चन बनते हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी का कोई भी एग्जाम हो समास से क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में आपको समास को लेकर सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं समास क्या है। समास संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका यही बनता है, समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द यहाँ लिखा रहेगा तो समास कहलाएगा। जब यहाँ पे लिखा रहेगा दो या दो से अधिक वर्णों का, वर्ण शब्द की जगह पे वर्ण लिखा रहेगा, दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब यहाँ पे शब्द की जगह पर वर्ण लिख दिया जाएगा तो संधि कहलाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इस समास की परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में परिभाषा दे दी जाता है, पूछा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको समास पे टिक करना होगा। अब समास के कितने भेद हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। 6 भेद के क्या क्या है देख लेते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास हो गया। ये 6 समास को कैसे, 6 समास जो है इसको कैसे याद किया जा सकता है? इस ट्रिक के द्वारा इसको याद किया जा सकता है। ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। 2-3 बार इसको पढ़िए। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक दिमाग में फिट हो जाएगा। अब इसके द्वारा हम लोग समास को याद रख सकते हैं। तो द्व से हो गया आपका द्वंद्व समास, द्वि से हो गया द्विगु समास, अ से हो गया अव्ययीभाव समास, ब से हो गया बहुब्रीहि समास, त से हो गया आपका तत्पुरुष समास, क से हो गया कर्मधारय समास। तो ये ट्रिक आप लोग दिमाग में रखिएगा, जिससे आपको हमेशा, अगर आप भूल भी जाते हैं कितने समास हैं, तो इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। 6 समास होते हैं और कितने समास के नाम भी आपको पता रहेंगे। अब चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, एक आपको परिभाषा भी पता होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा भी दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जिस समास में पहला पद और दूसरा पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, कौन सा समास कहलाता है? वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास कहलाता है। अब ट्रिक एक जान लीजिए क्या होता है। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पता है आपको बीच में क्या रहता है? योजक चिन्ह रहता है। ऐसा योजक चिन्ह रहता है। तो इससे आप समझ पाएंगे क्या है? द्वंद्व समास है। और ट्रिक एक और है कि इसमें और विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। जैसे माता पिता, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या बनेगा? माता और पिता। तो और विभक्ति का क्या है? लोप रहता है। किसमें? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। और दोनों क्या रहते हैं? भिन्न भिन्न शब्द रहते हैं। राम और कृष्ण, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। अब द्विगु समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। मतलब पहला पद जो है वो संख्या में रहेगा, तो आप समझ जाएंगे क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। जैसे द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 9 रत्न, 9 जो है क्या है? संख्या है। या इसका विग्रह करने पे क्या बनेगा? 9 रत्नों का समूह। तो 9 क्या है? संख्या है। पहला पद क्या है? संख्या है। तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। सप्तद्वीप में सप्त जो है, सप्त मतलब 7, तो 7 क्या हो गया? संख्या। तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। पहला पद जो रहेगा वो संख्या में रहेगा, जिससे आप समझ पाएंगे क्या है? द्विगु समास है। तो सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह। अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? 7 द्वीपों का समूह। तो सप्त यहाँ पे संख्या हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। और त्रिभुवन, त्रि से हो गया आपका 3, त्रि मतलब 3, तो 3 भुवनों का समूह, तो यानी क्या बना? ये द्विगु समास हुआ। सतमंजिल, सत मतलब 7 मंजिलों का समूह। सत यहाँ संख्या हो गया, पहला पद क्या हो गया? संख्या हो गया, तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है?
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ये आपको परिभाषा याद रखना होगा। अब टिक देख लीजिए, विशेषता बताने वाले समास को क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए काली मिर्च, मिर्च क्या है, विशेष है, काली क्या है, विशेषण है। तो मिर्च की विशेषता बताया जा रहा है, मिर्च कैसी है, काली है, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। तो क्या कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, कमल जो है विशेष है और नील जो है विशेषण है। तो कमल कैसा है, नीला है, तो नीला इसकी विशेषता, पहला पद जो है विशेषण है, दूसरा पद जो है वो विशेष है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। नीला, कमल कैसा है, नीला है, तो ये कर्मधारय समास। मुख, चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब बेभाव समास जान लेते हैं क्या है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वो क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास। मतलब पहला पद जो रहेगा वो अव्यय रहेगा, यानी उपसर्ग। एक और ट्रिक है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव। जैसे कि जो पहला जो शब्द रहेगा, पहला पद जो रहेगा वो उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग आपको पता है, जो संख्या के आगे जो शब्द के आगे जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए यथा स्थान, स्थान के आगे क्या जुड़ा है, यथा, यथा जुड़ा है जो कि क्या है, उपसर्ग अव्यय है। तो क्या कहलाएगा, स्थान के अनुसार। तो यथा जुड़ा तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये अव्ययभाव समास है। आजीवन, जीवन के आगे आ जुड़ा, आ जो जुड़ा है क्या है, ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। जीवन के आगे आ जुड़ा, जो शब्द के आगे जुड़ता है क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग वाला जो शब्द रहता है क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। तो जीवन के आगे आ जुड़ा है जो कि उपसर्ग है, तो क्या कहलाता है, आजीवन, आजीवन, ये अव्ययभाव समास कहलाता है। देखिए अव्ययभाव समास में भी बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा अव्ययभाव समास है, कौन सा द्वंद्व समास है। तो देखिए इसमें दोनों जो होता है, पूर्व और उत्तर पद दोनों क्या होता है, सेम शब्द होता है, रात रात, दिन दिन। और जो द्वंद्व समास में होता है भिन्न भिन्न शब्द होता है, जैसे दिन रात, दिन रात भिन्न शब्द होता है, लेकिन अव्ययभाव में सेम शब्द होता है, लगभग सेम शब्द होता है, मतलब एक जैसा ही शब्द रहता है, रात रात, और बीच में क्या आता है, हाइफन। जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा रात रात और बीच में ऐसे योजक चिन्ह रहेगा, तो आप सोचेंगे ये तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास नहीं होगा, बल्कि अव्ययभाव समास होगा। क्योंकि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों शब्द सेम है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, या एक दूसरे से विपरीत होते हैं शब्द, तो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। जब सेम शब्द रहेगा तो आपका, और बीच में योजक चिन्ह रहेगा, तो आप समझ जाएंगे क्या है, अव्ययभाव समास है। आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, आजीवन ये तो बता दिए कि जीवन के आगे आ जुड़ा है, उपसर्ग जुड़ा है, तो क्या हुआ, अव्ययभाव समास हुआ। दिन के आगे क्या जुड़ा है, प्रतिदिन, उपसर्ग जुड़ा है। समय, यथा, यथा जुड़ा है, तो यथा उपसर्ग जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा, ये अव्ययभाव समास कहलाएगा। अब बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। मतलब दोनों पद जो है, दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा, तो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, दशानन 10 आनन, 10 से हो गया, यहाँ पे आप सोचेंगे 10 से संख्या हो गया, 10 से क्या हो गया, संख्या हो गया, तो ये द्विगु समास होगा। लेकिन नहीं, ये द्विगु समास नहीं है। 10 आनन 10 मुख है जिसके, तो 10 मुख सबके तो थोड़ी ना होता, 10 मुख सबका थोड़ी ना होता है, केवल किसका होता है, रावण का 10 सिर होता है। तो रावण एक नया अर्थ निकल के आया, एक तीसरा अर्थ निकल के आया, क्या, रावण। तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीलकंठ, अब नीलकंठ, तो आप सोचेंगे नीलकंठ कैसा है, नीला है, तो यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, तो आप सोचेंगे कर्मधारय समास होगा। नहीं, ये कर्मधारय समास नहीं होगा। नीलाकंठ किसका होता है, नीलाकंठ शिव जी का होता है। तो शिव जी यहाँ एक अलग एक तीसरा अर्थ निकल के आया। तो ये जब तीसरा अर्थ निकल के आएगा दोनों पदों के माध्यम से, तो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, तो लंबा उदर किसका है, भगवान गणेश जी का है। तो यहाँ गणेश जी तीसरा अर्थ निकल के आया, तो क्या कहलाएगा, ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, तो गिरी को कौन धारण करता है, गिरी को धारण किसने किया था,
भगवान श्री कृष्ण ने गिरी को, पर्वत को धारण किया था। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या निकल के आया, श्री कृष्ण तीसरा अर्थ निकल के आया। तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब तत्पुरुष समास जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद गौण रहता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इन्हीं 6 भेद के द्वारा हम तत्पुरुष समास को पहचान पाएंगे। तो देखिए कर्म तत्पुरुष क्या होता है, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। जैसे आप कारक पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को का क्या होता है, को कारक चिन्ह होता है इसमें कर्म तत्पुरुष में, तो इसलिए क्या क्या है, कर्म तत्पुरुष। तो को का इसमें लोप होता है। जैसे देखिए मतदाता, आप समास का विग्रह करेंगे तो आप समझ पाएंगे कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो आप समझ पाएंगे कौन सा तत्पुरुष है। ऑप्शन में आपको तत्पुरुष ही दिया रहता है, तो आप कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष जो भी रहेगा आप समझ पाएंगे कि तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे मतदाता मत को देने वाला, तो कौन सा इसमें तत्पुरुष, कौन को क्या है, लोप है, को विभक्ति का लोप है। यानी कर्म, कर्ता ने कर्म को आता है ना, कर्म को करण कारक जो आप पढ़ते हैं, तो कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो जो विभक्ति का लोप होता है वही क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष। तो यहाँ पे मतदाता, मत को देने वाला, को का लोप है इसमें। गिरहट, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, को आया ना, तो को किस में होता है, कर्म में होता है, तो को का लोप होता है किसमें, कर्म तत्पुरुष में। तो ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। अब इसी जो तत्पुरुष समास के भेद है, इसी के द्वारा हम लोग तत्पुरुष समास को पहचानते हैं। अब देखिए करण तत्पुरुष क्या है, करण में क्या होता है, करण कारक का चिन्ह का लोप होता है। करण कारक चिन्ह क्या है, पता है ना आपको, करण कारक चिन्ह है से, करण कारक चिन्ह क्या है, से। कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, करण कारक में क्या होता है, से। तो से जब विग्रह करने पे से आपको दिखे तो आप समझ जाइए कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, से आया। गुणहीन, गुण से हीन, तो से आया, तो आप समझ जाइएगा कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष, तो जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, वो क्या कहलाता है, संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। संप्रदान कारक चिन्ह क्या कहलाता है, के लिए। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए आया ना, संप्रदान कारक चिन्ह आया ना यहाँ पे, तो के लिए आया, तो इसका मतलब संप्रदान तत्पुरुष होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ के लिए जो आया ये क्या है, संप्रदान कारक चिन्ह है। तो के लिए विभक्ति का क्या है, लोप है इसमें। जिस समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है वो तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। अब यहाँ पे ट्रिक देखिए, अपादान तत्पुरुष क्या है, इसमें क्या होता है, अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान कारक चिन्ह का क्या लोप, अपादान कारक चिन्ह क्या होता है, से। करण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। करण में जो से होता है वो साधन के रूप में होता है, और अपादान में से जो होता है वो अलगाव के रूप में होता है। जैसे धन से हीन मतलब धन से हीन हो गया। भयभीत, भय से भीत। जन्मान, जन्म से अंधा, तो यहाँ से जो है क्या है, अपादान कारक चिन्ह का लोप है इसमें। से क्या है, अपादान कारक चिन्ह है, तो विग्रह करने पे अगर से आए तो आप समझ जाइए क्या है, तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है। संबंध कारक चिन्ह क्या है, का की के, को नहीं करिएगा, को किस में होता है, कर्म में होता है। को किस में होता है, कर्म तत्पुरुष में होता है। का की के, तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो यहाँ पे क्या है आपका, कौन सी विभक्ति है, का की के, तो ये जब संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है तो क्या कहलाता है, संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अधिक करण तत्पुरुष क्या है, जहाँ अधिक करण कारक चिन्ह का लोप होता है, क्या कहलाता है, अधिक करण तत्पुरुष कहलाता है। अधिक करण कारक चिन्ह क्या है, में और पर। अधिक करण कारक चिन्ह क्या है, में और पर। तो जिस समास को विग्रह करने पे में और पर आए तो आप समझ जाइए क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो नीति निपुण, नीति में निपुण क्या है, नीति में निपुण, में आया ना,
में क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, पर भी क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्हों के द्वारा हम लोग तत्पुरुष समास को पहचान पाएंगे। यही तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है। अब चलिए देखते हैं समास से जो क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। किस समास के शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो किस समास के शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? आपको पता है, जैसे दिन रात, दिन रात, तो संयोजक शब्द क्या इसमें से निकल के आएगा, और दिन और रात। क्या अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, दिन और रात। तो किस समास में ऐसा होता है, द्वंद्व समास में। किस समास के शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? द्वंद्व समास के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द कौन कहलाता है? ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्या होता है? तो हमने पहले ही बताया कि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्या होता है, संख्या में रहेगा। तो जैसे क्या होता है, जैसे क्या है, त्रिभुवन, 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 त्रि मतलब 3, संख्या आया ना, तो ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। पूरे पद संख्यावाची शब्द क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। तो यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ये स्थान के अनुसार क्या होगा, इसका विग्रह करने पे कभी कभी विग्रह भी पूछ लिया जाता है, समास का विग्रह भी पूछ लिया जाता है। तो यथास्थान का विग्रह करने पे क्या होगा, स्थान के अनुसार। जन्मांध शब्द क्या है? अब देखिए जन्मांध शब्द क्या है, तो आप कैसे समझेंगे, जन्मांध, इसका विग्रह करिए, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, से विभक्ति है, से कारक चिन्ह का क्या है, लोप कारक चिन्ह आ रहा है। तो से किस में होता है, अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह है। तो क्या कहलाता है, अपादान कारक चिन्ह है, मतलब एक कारक चिन्ह किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया कि जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, जैसे दशानन, 10 हैं मुख जिसके, तो 10 मुख किसके हैं, रावण के। तो रावण एक तीसरा अर्थ निकल के आया, तो क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास। क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन, 3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, त्रि मतलब 3, तो आप बोलेंगे त्रि संख्या है, तो संख्या से द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे द्विगु समास का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन आप अगर ऑप्शन में द्विगु समास रहता है तो आप द्विगु समास में टिक कर लेते, लेकिन नहीं। त्रिलोचन, 3 है, त्रिलोचन मतलब आँख, 3 है आँख, जिसके 3 आँख किसके हैं, भगवान शिव जी के हैं। तो तीसरा अर्थ निकल के आया, तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास। जब तीसरा अर्थ निकल के आता है तो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वेतांबर किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, कौन श्वेत वस्त्र धारण करता है? तो माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है। तो एक माँ सरस्वती, यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल के आया, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, विग्रह करने पे क्या हो रहा है, रोग से पीड़ित। तो से विभक्ति आ रही है ना, से कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो से कारक चिन्ह किस में होता है, तत्पुरुष कारक चिन्ह जिसमें होता है क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ मुख की विशेषता बताई जा रही है, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। जब विशेषता बताई जाती है तो कौन सा समास कहलाता है, यहाँ मुख विशेष है और चंद्र जो है विशेषण है। तो जब विशेषता बताई जाती है तो कौन सा समास होता है, कर्मधार समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊंच नीच में कौन सा समास है? देखिए ऊंच और नीच, अब यहाँ पे बीच में क्या है, योजक चिन्ह। आप बोलेंगे योजक चिन्ह तो अव्ययीभाव समास में भी होता है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं, ऊंच और नीच, या दोनों विलोम शब्द जब रहते हैं, विपरीत शब्द रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। जब सेम शब्द रहेगा रात रात, सेम शब्द रहता है और बीच में योजक चिन्ह रहता है, तो क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। लेकिन भिन्न शब्द रहेंगे तो और बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा समास होगा, जिस विशेषता बताई जाती है तो क्या का समास कहलाता है, कर्मधार समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है?
तो रसोई के लिए घर, तो के लिए विभक्ति आया इसमें ना, के लिए चिन्ह आया, कारक चिन्ह आया, तो कारक चिन्ह जब आता है तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। रसोई के लिए घर या रसोई का घर। क्वेश्चन नंबर 13 है चौमास। चौमास मतलब 4 मास। चौ से हुआ 4, तो यहाँ संख्या आया। जब संख्या आता है तो पहला पद संख्या रहता है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, से विभक्ति आई, से विभक्ति का लोप है इसमें, यानी कारक चिन्ह का लोप है। जब कारक चिन्ह का लोप रहता है तो क्या कहलाता है? कारक चिन्ह का लोप रहता है तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, यहाँ पे 3 नेत्र। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, त्री से 3 हुआ तो द्विगु समास होगा? नहीं, द्विगु समास नहीं होगा। त्रिनेत्र किसका है? भगवान शिव जी का है। एक तीसरा त्रिनेत्र, 3 नेत्र किसका है? भगवान शिव जी का है। एक तीसरा अर्थ निकल के आया। जब तीसरा अर्थ निकल के आता है तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है? गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अब इसका विग्रह करिए, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए कारक चिन्ह आया ना, के लिए कारक चिन्ह आया। जब कारक चिन्ह आता है तो कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है तन मन धन। तन मन धन, देखिए इसमें योजक चिन्ह है और तन मन धन तीनों भिन्न भिन्न शब्द हैं तो क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास कहलाएंगे। योजक चिन्ह रहते हैं और भिन्न भिन्न शब्द रहते हैं, दोनों पद प्रधान रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है काली मिर्च में कौन सा समास है? मिर्च कैसी है? काली है। मिर्च क्या है? विशेष्य है। काली क्या है? विशेषण है। जब विशेषता बताई जाती है तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, मिर्च कैसी है? काली है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? काली। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मारपीट में कौन सा समास है? देखिए मारपीट दोनों भिन्न भिन्न शब्द है, बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। दोनों पद क्या है? प्रधान है। मारपीट दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद। क्वेश्चन नंबर 20 है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं दिया है, आप समझेंगे। देव, इसका विग्रह करने पे क्या होगा? देव और असुर, देव और, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देव और असुर। तो और विभक्ति किस में रहती है? और विभक्ति किस, और विभक्ति का लोप किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे? विग्रह करके पहचानेंगे। देवासुर का विग्रह करेंगे तो देव और असुर, तो और विभक्ति आया, और विभक्ति किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? देवासुर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? निर्विकार, देखिए जब शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास कहलाता है। विकार, विकार के आगे क्या जुड़ा है? नी, नी क्या है? नी जुड़ा हुआ है। विकार के आगे क्या जुड़ा हुआ है? नी जुड़ा हुआ है। तो क्या है? जब शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़ा, उपसर्ग वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय भाव समास कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के आगे जुड़ा रहता है उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ निर्विकार क्या है? अव्यय भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 22 है द्विगु समास का उदाहरण क्या है? अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा इसमें द्विगु समास है। तो त्रिनेत्र तो मैंने पहले ही बताया, त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र है, जिसके 3 नेत्र किसके हैं? भगवान शिव जी के हैं। तो एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। दिन रात तो आपको पता है, दिन और रात योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास होगा। चतुरानन, चतुरानन मतलब चतु मतलब 4 हैं मुख, जिसके 4 मुख किसके? ब्रह्मा जी के हैं। तो एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो ये भी द्विगु समास नहीं होगा। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? संख्या हो गया, तो ये क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी, सत मतलब 100, सत मतलब 100, संख्या निकल के आ रहा है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है किस शब्द में अव्यय भाव समास है? तो यह अव्यय भाव समास क्या होता है? जो कि आगे में अव्यय जुड़ा रहता है, पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तो क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास। तो यहाँ पे यथा विधि, यथा क्या है? विधि के आगे क्या जुड़ा है? यथा, तो ये होगा अव्यय भाव समास कहलाएगा। कमल नयन शब्द में कौन सा समास होगा? नयन कैसा है? नयन मतलब नेत्र, आँख, आँख कैसा है? कमल के समान। किसके समान है? कमल के समान है, कमल के जैसा है। तो नयन की विशेषता बताई जा रही है, जब विशेषता बताई जाती है तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है नील गाय। नील गाय में कौन सा समास है? गाय कैसा है? नीला है। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जब विशेषता बताई जाती है तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है सरासर में कौन सा समास है? आप सोचेंगे यहाँ पे योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास का ऑप्शन नहीं है। अगर द्वंद्व समास का ऑप्शन होता तो आप द्वंद्व समास में टिक कर देते क्योंकि योजक चिन्ह है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्वंद्व समास कब होता है? जब दोनों भिन्न भिन्न शब्द होते हैं और उसमें और विभक्ति क्या होता है? और विभक्ति का लोप होता है, मतलब विग्रह करने पर और आता है तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों लगभग सेम शब्द जब रहते हैं तो अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 29 है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, विग्रह करने पे क्या हो रहा है? अकाल से पीड़ित, से विभक्ति का लोप है यानी कारक चिन्ह का लोप है से, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह का जब लोप होता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है तिरंगा तीन रंग। तीन आ रहा है ना, तीन मतलब संख्या आ रहा है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तिरंगा में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 30 है परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर कैसा है? परम ईश्वर। तो ईश्वर कैसा है? परम। ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है परम, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है देश विदेश में कौन सा समास है? तो देश विदेश, देखिए यहाँ दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं, देश और विदेश, और बीच में योजक चिन्ह है, तो ऐसा दोनों पद क्या है? प्रधान है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान है, तो ऐसा किस समास में होता है? ऐसा द्वंद्व समास में होता है, तो द्वंद्व समास होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है सत सही शब्द में कौन सा समास है? सत सही, सत मतलब सात, तो सत यहाँ पे पूर्व पद जो है संख्या है, तो जब पूर्व पद संख्या रहता है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है अन्न जल। अन्न और जल, विभक्ति विग्रह करने पे क्या हो रहा है? अन्न और जल, बीच में वियोजक चिन्ह है और दोनों पद क्या है? प्रधान है, तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है अजात शत्रु। शत्रु कैसा है? अजात है, तो यहाँ शत्रु की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ शत्रु जो है विशेष है, अजात क्या है? विशेषण जुड़ा है इसमें, तो एक कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यथा रुचि में कौन सा समास है? रुचि के आगे यथा जुड़ा है, अव्यय जुड़ा है, उपसर्ग है, तो क्या है? ये अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 36 है नरभक्षी। नरभक्षी में कौन सा समास है? नर को भक्षण करने वाला। नर को आया, को विभक्ति का लोप है यानी कारक चिन्ह का लोप है इसमें, तो कारक चिन्ह का लोप होता है तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है 12 सिंह में कौन सा समास है? अब 12 से आप लोग नंबर समझ जाएंगे, 12 से संख्या समझ जाएंगे तो आप द्विगु समास में टिक कर देंगे। नहीं, 12 सिंह मतलब 12 सिंह एक जानवर है, जानवर के बारे में बताया जा रहा है, एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। 12 सिंह वाला तो एक जानवर होता है ना, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है लातो लात। लातो लात, देखिए यहाँ पे हाई योजक चिन्ह है और दोनों योजक चिन्ह है, तो आप सोचेंगे क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास नहीं है बल्कि अव्ययीभाव समास है। लातो लात दोनों लगभग सेम शब्द हैं और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है पतझड़ में कौन सा समान है? पतझड़। पतझड़ मतलब ऐसा मौसम, पत्तियां झड़ जाती हैं। किस मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं? तो पतझड़ एक मौसम है जिसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ये अलग एक नया शब्द, एक नया अर्थ निकल के आया। मौसम, पतझड़ एक मौसम होता है, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है और विभक्ति का लोप है, तो क्या समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्त मतलब सात ऋषि, तो सप्तऋषि 7 है, संख्या है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा। चौ मतलब 4 राह, चौ मतलब 4, तो 4 संख्या है, तो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कार्य कुशल में कौन सा समास है? कार्य में कुशल। कार्य में कुशल, में विभक्ति आया ना, तो में पर किसमें? में पर होता है, तो में पर कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है लाजवाब। तो जवाब के आगे क्या जुड़ा है? ला उपसर्ग जुड़ा है,
तो क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग इसमें जुड़ा रहता है, अव्ययी भाव समास में जुड़ा रहता है, तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अधपका में कौन सा समास है। पका कैसा है, आधा पका हुआ है, तो विशेषता बताया जा रहा है, कैसा पका हुआ है, आधा पका है, तो जब विशेषता बताई जाती है तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा किया गया या तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा जब रहता है तो क्या होता है, के द्वारा क्या है आपका, के द्वारा आपका कारक चिन्ह है, तो के द्वारा जब रहता है तो कारक चिन्ह के द्वारा का लोप है तो तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचांग में कौन सा शब्द है। पंच मतलब 5, संख्या आया, पंच मतलब 5, तो 5 जब संख्या पूर्व पद संख्या रहता है तो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मन माना में कौन सा समास है। मन से माना हुआ तो तत्पुरुष समास, मन का माना हुआ, मन से माना हुआ तो तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 33 है, नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, तो नर का भक्षण करने वाला, तो का विभक्ति आई, का विभक्ति का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है, 50, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। कमल कैसा है, नीला है, तो नीला कमल है, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। एक क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।